नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया भर की सारी खबरें जो आपके पोर्टफोलियो, आपके फाइनेंसेस, इनकम, खर्चे, इन्वेस्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे नेगेटिवली या पॉजिटिवली। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, आप रोज़ देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करूंगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है टैरिफ्स के बारे में। कई दिनों से टैरिफ्स वाला मामला शांत पड़ा है क्योंकि 90 दिन का ग्रेस पीरियड मिला एक तरीके से। आप समझो सारी कंट्रीज को कि आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। 90 दिन बाद से आपके ऊपर सारे टैरिफ्स एप्लीकेबल होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं। तो यहाँ पे 0 टैरिफ्स प्रपोज हुए हैं ऑटो पार्ट्स और स्टील पर एंड फार्मा प्रोडक्ट्स पर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इंडिया क्या कह रहा है यूएस को कि देखो, हम ना 0 टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। हम एक दूसरे पर, दोनों पर ही 0 टैरिफ कर लेते हैं। किस पर? स्टील पर। इसके अलावा ऑटो कंपोनेंट्स पर, तो ऑटो पार्ट्स जो होते हैं, ये आप देखो कि यूएस की कंपनीज बाहर से काफ़ी ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट करती है, मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा चंक। एंड इंडिया यहाँ पे एक ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, और चाइना भी है। लेकिन चाइना पे क्योंकि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर इंडिया पे टैरिफ्स कम होते हैं तो इंडियन ऑटो पार्ट कंपनीज को बहुत फायदा हो सकता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो ऑटो पार्ट कंपोनेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स जो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को भारी मात्रा में, और यूएस भी डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर जेनेरिक ड्रग्स के लिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट जो है वो हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि 0 टैरिफ है इस पर, जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स की राय अभी हमें नहीं मिली है। लेकिन बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड अगर इंपोर्ट करेंगे हम इंडस्ट्रियल गुड्स को, तो उस पर रेगुलर लेवल ऑफ ड्यूटीज अप्लाई होगा। लेकिन एक लेवल तक अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर कोई टैक्स ना हो, 0 टैरिफ हो। ये इंडिया का प्रपोजल है, ठीक है। इंडिया के जो ट्रेड ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वॉशिंगटन विजिट किया लास्ट मंथ, ठीक है, कि एक्सपेडाइट कर पाए नेगोशिएशंस को, मतलब और तेजी से हमारे जो नेगोशिएशंस चल रही हैं बायलेटरल ट्रेड डील पर, वो और तेजी से आगे बढ़े। तो ये प्रपोजल यहाँ पे रखा गया है। तो दोनों कंट्रीज प्रायोरिटाइज कर रही हैं कि कुछ सेक्टर्स जो है वहां पर अर्ली ट्रेड डील साइन हो जाए। मतलब पूरे सारे अक्रॉस सारे सेक्टर्स तो नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की हम लोग अगर डील साइन कर लें तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पे एक स्टेटमेंट जाएगा यूएस के लोगों को भी, और इंडियन मार्केट्स भी बहुत खुश होंगे, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन अभी यूएस की इकोनॉमी में आया। अगर आप यूएस का जीडीपी का डेटा देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस बार जीडीपी का डेटा। कहाँ 2.4% की ग्रोथ थी, और अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला हमें। तो ट्रम्प सजेस्ट कर रहे हैं संडे को कि जो कंज्यूमर ट्रेड डील्स हैं ये सील हो सकती हैं एज सून एज दिस वीक। और यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं रिलीफ के फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हायर यूएस इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चाहते हैं, उनको हो सकता है रिलीफ मिले अगर वो अच्छी डील्स लेकर आए यूएस के लिए। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे ना, 3 कंट्रीज में कहूँगा, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया, ये वो नेशंस हैं जो लीड कर रही हैं इस रेस को, जहाँ पे ये इंटरिम डील्स रीच करना चाहते हैं। तो 3 एशियन कंट्रीज ही हैं, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया, जो लीड कर रही हैं ये सारे डील्स में। एक ईमेल था इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भेजा गया हमारी प्रेस द्वारा, तो अभी इस पर आंसर्स आए नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन ने इंडिया को ये भी कहा है कि वो रिजॉल्व करें कंसर्न्स अराउंड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जहाँ पे नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर होता है। अच्छा देखिए, बैरियर अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैं कहूँगा ठीक है, आप घर वालों से कहते हो कि यार मुझे पार्टी में जाना है, हम कहेंगे चलो ठीक है जाओ, तो पैसे चाहिए, चलो पैसे ले लो, लेकिन हम आपको गाड़ी नहीं ले जाने देंगे, ठीक है, तो फिर आप जा नहीं पाओगे, या फिर आप इसी समय आपको वापस। तो ये आप क्या कर रहे हो, दूसरे तरीके से हिंडर कर रहे हो, राइट। ऐसा सबके साथ हुआ होगा। तो इंडिया क्या करती है ना, दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं, वो कहती हैं चलो सामने वाली कंट्री शिकायत कर रही है कि डब्ल्यूटीओ से कंप्लेन कर रही है, आपने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, आप 50% टैक्स नहीं लगा सकते बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स पे। तो इंडिया कर देगा चलो ठीक है, हम 10% टैक्स लगा रहे हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, लेकिन आपको स्पेशल हमसे ऑर्डर लेना पड़ेगा, आपका क्वालिटी कंट्रोल चेक होगा। तो इससे क्या होगा, जो आप गुड्स आज भेज रहे हो ना, इंडिया पहुंच जा रहा है वो 15 दिन में, और इंडिया का बॉर्डर के अंदर घुसने में उसे लग रहा है 3 महीने, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ पे इतना ज़्यादा आपको 20 डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। इंडिया में 20 डॉक्यूमेंट छोड़ो, 1 डॉक्यूमेंट साइन करवाने में हालत ख़राब हो जाती है गवर्नमेंट बॉडीज से। तो हम फॉरेन के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग जितने भी इम्पोर्टर्स हैं, इनको हम किसी तरीके से डिले करने की कोशिश करते हैं या बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं, जो टैक्स वाला बैरियर नहीं है, क्योंकि टैक्स हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, दिख जाएगा कि इंडिया इतना टैक्स लगा रहा है, दूसरे तरीकों से परेशान किया जाता है। और ये सारी कंट्रीज करती हैं, सबको अपना इंटरेस्ट प्रमोट करना है भाई। तो मैंडेटरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गया, जिसमें बेंचमार्क होता है लोकल और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे, जो इन्हें मीट करना है इंडिया में गुड्स बेचने से पहले। उसके अलावा इंडिया कह रहा है कि वो अपने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को भी ये रिकंसिडर करेगा कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गए,
केमिकल्स हो गए, और इन्होंने म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट भी साइन करने का के लिए एग्रीमेंट दे दिया कि भाई ठीक है यूएस के साथ हम कर लेंगे, जहाँ पे दोनों नेशंस एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस। तो जो हमारे स्टैंडर्ड है वही आपके रहेंगे और प्रैक्टिसेस हम दोनों के सेम रहेंगे। तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो तो भाई हम भी करेंगे फिर वो एक्स्ट्रा, ठीक है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो ये अनक्लियर है कि प्रपोजल जो है ये फाइनल डील का पार्ट होंगी, बट वी हैव टू सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि कोई रिप्लाई अभी हमें देखने को नहीं मिला है कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी। सो दिस इज व्हाट इंडिया हैज प्रपोज्ड फॉर नाउ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ओपिनियन क्या कहता है, कि आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कुछ बेटर डील आपके दिमाग में है कि नहीं इंडिया इस सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकता था, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया ने रखी है जैसे कि क्वांटिटी, कि आपको सर्टेन क्वांटिटी तक ही जीरो टैरिफ रहेगा, क्या ये इससे इंडिया को लॉस हो सकता है? आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए भी, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डील हो सकती है इंडिया के लिए इस साल, और रहेगी भी। ऑयल प्राइसेस फॉल बिलो $60 पर बैरल, टाइम राइप फॉर हाइक इन फ्यूल ड्यूटीज। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा मत बोलो। इस आर्टिकल का कहना है कि ऑयल प्राइसेस $60 पर बैरल से नीचे आ चुके हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि इन पर टैक्स बढ़ा दिया जाए, ठीक है। आप लोग खुश नहीं होंगे इससे, बट ठीक है। ऑयल प्राइसेस $60 से नीचे क्यों आए हैं? सबसे पहले हमने देख लिया, कल का ही आर्टिकल है, ओपेक प्लस जो कार्टेल है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ऑयल प्राइसेस कहीं भी जाए। 2 साल से लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को कह रहे हैं, प्रोडक्शन को कट करेंगे। ऑल्दो एक दूसरे की बात ये मान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है बहुत ज़्यादा ऑयल का। और ऑयल प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए जितना आना चाहिए था, क्योंकि 2 साल से लगातार डिमांड ऑयल की घट रही है। डिमांड क्यों घट रही है? क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है। इंडिया में ठीक है ग्रोथ है, लेकिन विदेशों में आप देखो ना, आप ग्लोबल ग्रोथ रेट देखो ना, ये लगातार अगर आप देखोगे तो इसमें कोई बहुत अच्छा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अब फाइनली क्या हुआ है, ओपेक कंट्रीज ने कहा है कि भाई अब हम थक चुके हैं, अब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। मार्केट में ओवर सप्लाई होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है ओवर सप्लाई से। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि कच्चे तेल के दाम बहुत नीचे गिरेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल बूस्ट फायदा किसको होगा, इंडिया में जो रिफाइनिंग कंपनीज है उनके मार्जिन्स बढ़िया हो जाएंगे, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा इंडियन रिफाइनर्स का जो यहाँ पे तेल खरीद रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट की फ्यूल के ड्यूटी को और बढ़ा दे, पेट्रोल पर टैक्स और बढ़ा दे, और जो फायदा हो रहा है जैसे 70 से $60 पेट्रोल आ गया, $10 का जो फायदा हुआ, तो उस $10 को टैक्स में इंक्लूड कर दे, ताकि हमारे ऑयल प्राइसेस उतने ही रहें और वो सारा पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाए। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं आफ्टर प्रोड्यूसर ग्रुप ओपेक प्लस ने एग्री किया कि वो आउटपुट बढ़ाएंगे 4,11,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से, एंड लगातार दूसरे महीने ये इंक्रीज हुआ है। तो डिसीजन तब हुआ है जब ग्लोबली इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, फ्यूल डिमांड बड़ा वीक है। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, याद रखना है आपको, ये बेंचमार्क है ब्रेंट क्रूड हम लोग काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, और 20% ये गिर चुका है इस साल की शुरुआत से। डिस्पाइट जो डिक्लाइन आया है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस ये बिल्कुल भी सस्ते नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए ये तो आप भूल जाओ कि ये सस्ते होने वाले हैं, गवर्नमेंट इन पे टैक्स बढ़ाने वाली है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव जो इस बारे में कमेंट कर रहे थे, जो प्राइसेस हैं दूसरे रिफाइंड प्रोडक्ट्स के जैसे कि जेट फ्यूल, यहाँ पे डिक्लाइन आएगा। तो यहाँ पे जो एयरलाइन कंपनीज है इनको बहुत फायदा होने वाला है इससे। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस जो हैं ये डीकंट्रोल हो गए थे कई साल पहले इंडिया में, लेकिन 90% जो शेयर है वो स्टेट रन कंपनीज का है फ्यूल रिटेल मार्केट में, जिससे गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है प्राइसिंग पर। तो गवर्नमेंट ने ऐसे तो हाथ धो लिया, पीछे छोड़ा लिया ये कह के कि पेट्रोल के दाम हम नहीं कंट्रोल करते हैं, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होता है। लेकिन 90% जो स्टेट रन कंपनीज है वही सारा फ्यूल रिटेल तक पहुंचा रही है। तो फिर क्या, पावर तो सारा गवर्नमेंट के हाथ में ही है, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस प्राइसिंग पर। तो प्राइवेट रिटेलर्स जैसे कि रिलायंस, बीपी और नायरा एनर्जी ये भी जो है ये गवर्नमेंट के साथ ही अपने रेट्स को अलाइन करते हैं, जो गवर्नमेंट के पंप्स हैं। और कुकिंग गैस इंडिया में एक कंट्रोल कमोडिटी है। तो कोई मेजर इलेक्शंस है नहीं, ठीक है, बिहार इलेक्शन ही है एक सिर्फ जो 6 महीने दूर है। तो गवर्नमेंट कोई भी ऑयल प्राइस तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे घटाने वाली है, एग्जीक्यूटिव का ये कहना है। तो इससे काफ़ी बड़ा एक मार्जिन बफर आ जाएगा जो यूटिलाइज किया जाएगा लेटर बाई ऑयल कंपनीज। गवर्नमेंट कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दे किस पर, पेट्रोल पर और डीजल पर, ताकि मॉडरेट हो पाए रिफाइनर्स की ग्रोइंग मार्जिन्स भी, और ये प्रपोर्शन कैप्चर करे बेनिफिट्स फ्रॉम क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस घटते हैं तो इंडिया को फायदा ये भी होता है कि हमारा एक तो फॉरेक्स बिल भी कम आता है, रुपये और मजबूत भी होता है इससे, क्योंकि हमें डॉलर की पेमेंट्स जो हमें करनी है वो पहले से घट जाएंगी। दूसरा,
हमारी आप देखो फिस्कल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन और बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जब भी गिरता है हम पेट्रोल के दाम नहीं गिराते हैं, जो बढ़त है उसे हम लोग क्या करते हैं टैक्स की फॉर्म में लोगों से ले लेती है गवर्नमेंट, तो उनके पास बजट में भी उनके किटी में अच्छा पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ ही अगर आप देखोगे तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था पेट्रोल डीजल पे बाय 2 रुपए पर लीटर इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस लंप, और इससे 16,000 करोड़ का फायदा हुआ है। हर एक रुपी जो ड्यूटी हाइक किया जाता है पेट्रोल डीजल पे, उससे 1 रुपए से 16,000 करोड़ का फायदा होता है। तो लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं ये भी इंडिया के इंपोर्ट बिल को काफी रिड्यूस करेंगे, जो बढ़कर के $137 बिलियन हो गया था 2024-25 में। बहुत बड़ा हमारा बिल रहता है ये, जो पहले 133 बिलियन था। रिटेल प्राइसेस पेट्रोल डीजल पे लार्जली अनचेंज रहे हैं, एक्सेप्ट 2 रुपए का कट आया था मार्च 2024 में। जनरल इलेक्शन से पहले ऑफकोर्स ऐसे कट्स आ जाते हैं। तो रिफाइनिंग मार्जिन भी इंटरनेशनल प्राइसेस से अलाइंड होता है, लेकिन रिटेल मार्जिन तो बिल्कुल ओपेक रहता है। तो बात करूंगा अगले आर्टिकल की। स्टॉक एंड बैरल टेक रुपी अप टू 84.28 रुपी पर डॉलर। तो यहाँ पे इंडियन रुपी की अब मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने डिस्कस की टैरिफ पॉलिसीज जो इंटरनेशनल थी, हमने फिर डिस्कस किया क्रूड ऑयल के दाम और इससे भारत सरकार को कितना फायदा हो सकता है, और ओवरऑल आप ये देखो कि एयरलाइंस को भी एडवांटेज हो सकता है अगर जेट फ्यूल के दाम गिरते हैं तो। अब मैं बात करूंगा इंडियन रुपी की। इंडियन रुपी यहाँ पे क्लोज हुआ है बहुत ही स्ट्रांग मंडे को 84.25 पर डॉलर के बेसिस पे। मॉडेस्ट इनफ्लोज आए इंडियन इक्विटीज में। सबसे पहले तो एफआईज एफपीआईज जब ये इन्वेस्ट करते हैं, बाहर के निवेशक जब भारतीय बाजार में निवेश करते हैं तो वो क्या करते हैं, डॉलर को बेच करके रुपी खरीदते हैं और उस रुपी को इंडियन मार्केट में लगाते हैं। तो रुपी जब कोई खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी, उससे काफी फायदा होता है, स्ट्रेंथ आता है रुपी में, वैल्यू बढ़ती है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा, कच्चे तेल के दाम गिर गए तो इसका मतलब भारत सरकार को कम डॉलर खरीदना होगा और कम रुपया बेचना होगा। तो रुपया कम बेचेंगे उससे भी रुपी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट। जैसे रुपया ज्यादा खरीदने से अगर स्ट्रेंथ बढ़ता है तो कम बेचने से भी तो बढ़ेगा स्ट्रेंथ। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से काफी हमें बढ़त देखने को, बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली है रुपी द्वारा। रुपी गेन किया कर चुका है 33 पैसा मंडे को फ्रॉम इट्स प्रीवियस क्लोजिंग, एंड करेंसी स्ट्रेंथन हुआ है टू 84.13 पर डॉलर ड्यूरिंग द डे। लेकिन डॉलर डिमांड जो है इंपोर्टर्स से वो वीकन कर चुकी है करेंसी को थोड़ा बहुत। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 0.2% नीचे था, 99.6 पे ये 100 नहीं क्रॉस कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। युआन स्ट्रेंथन हुआ है काफी, अगर आप देखो चाइनीज करेंसी को तो काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है हमें। एंड ऑयल प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो ये 4 ईयर लो पर आ चुका है इन अप्रैल, बिलो $60 पर बैरल आफ्टर ओपेक अनाउंस्ड बिगर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन बूस्ट। तो ऑयल के दाम तुरंत गिर गए जैसे ही ओपेक ने कहा कि हम तो प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाले हैं। फॉल जो आया है ऑयल प्राइसेस में एक गुड है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कंट्री एक मेजर इंपोर्टर है कमोडिटी की। लास्ट 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो रुपया स्ट्रेंथन हो गया था फ्रॉम 84.45 टू 84.25, 20 पैसा। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये फॉरेन करेंसी में अगर इतना चेंज आ जाए तो। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि रुपया 85 से 87 के बीच में स्टेबलाइज कर जाएगा बाय दिसंबर। एंड आईडीएफसी बैंक एक्सपेक्ट करता है 86 टू 86.5 का लेवल। इन्वेस्टर्स जो हैं ये अभी इस टाइम पे रिमार्क्स देखने वाले हैं बाय फेडरल रिजर्व जेरोम पोवेल, जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग वेंसडे को जो स्केड्यूल्ड है इस पर एक कमेंट्री करेंगे। और हमें देखना होगा कि क्या कमेंट्री इनके तरफ से आती है इंटरेस्ट रेट्स पर और इन्फ्लेशन पर और रिसेशन पर, 3 चीज़ों पर। क्योंकि यूएस की ग्रोथ रेट नीचे गई है तो एक्सपेक्टेशन है कि अब रेट कट हो सकता है वहाँ पर, इवन दो इन्फ्लेशन बढ़ जाए लेकिन ग्रोथ नीचे नहीं जाना चाहिए, तो रेट कट्स पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ से हमें देखना होगा क्या कमेंट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। आरबीआई के गवर्नर को आप चाहे अवॉइड करो सुनना इस टाइम पे, लेकिन जो यूएस फेडरल रिजर्व का गवर्नर है उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। बांग्लादेश ओज अडानी पावर अराउंड $900 मिलियन। बांग्लादेश करेंटली आप देखिए हमें ओ करता है $900 मिलियन, मतलब करीब करीब 7,500 करोड़। किसको ओ करता है ये हमें, मतलब अडानी पावर को, फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गोडा पावर प्लांट इन झारखंड। तो टोटल बिलिंग जो इन्होंने किया है वो करीब $2,000 मिलियन की है और ऑलरेडी रिसीव किया है कितना, 1207। तो बचे कितने, $900 मिलियन के करीब बच चुके हैं यहाँ पे। एंड इन्होंने बिल किया है एलपीएस के लिए, मतलब लेट पेमेंट सरचार्ज भी लगाया। अडानी ग्रुप ने 136 मिलियन की पेनल्टी लगाई है बांग्लादेश पर लेट पेमेंट की। और बांग्लादेश गवर्नमेंट के आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो अभी हो चुके हैं $900 मिलियन ग्रॉस बेसिस पे इंक्लूडिंग एलपीएस। अडानी पावर का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है झारखंड में, जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी किसको देता है,
बांग्लादेश को देता है 130 किलोमीटर लंबे 400 के वी क्रॉस कंट्री डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, जिसके द्वारा इंडिया से बांग्लादेश हम बिजली सप्लाई करते हैं। प्लांट का जो फर्स्ट 800 मेगावाट यूनिट है कमीशन हुआ था 6 अप्रैल 2023 में, फॉलोड बाय सेकेंड यूनिट। और यहाँ पे जो सीईओ हैं अडानी पावर के, उनका कहना है कि वो कंटिन्यूसली पावर सप्लाई कमिटमेंट्स को मीट कर रहे हैं, अपनी कमिटमेंट वो ब्रेक नहीं कर रहे हैं जो इन्होंने बांग्लादेश को की थी, और कभी कोई हाईलाइट भी नहीं किया ऐसा इशू कि हम तो पावर सप्लाई बंद करने वाले हैं क्योंकि पेमेंट नहीं आई आपकी तरफ से। तो मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे, मार्च क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर की बात हो रही है यहाँ पे, बांग्लादेश की जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे टू अडानी पावर वो रिड्यूस हो गए थे भाई 500 करोड़, उनका ये कहना है। एंड जो पेमेंट्स थे कंपनी के वो अब जो है बढ़ते जा रहे हैं मंथली बिलिंग से। इस फिस्कल की बात करें तो अडानी पावर जो है ये 13,307 करोड़ का एक्सपेंडिचर करने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो 8,000 करोड़ पिछले साल इसने किए थे उससे काफी ज्यादा है। अगले 6 साल में इसने कहा है कि 1.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा ये, और पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लेस कर चुका है एडवांस ऑर्डर्स 11.2 गीगावाट ऑफ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स, टर्बाइंस, जनरेटर्स के लिए, ताकि ये सप्लाई चेन सिक्योर कर सके। अडानी पावर के पास ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितनी है अभी 17.5 गीगावाट, जो ये ऑलमोस्ट डबल करना चाहता है बाय 2030। तो ये है अपडेट अडानी पावर और बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के साथ हमारे, मैं कहूँगा, ऑनलाइन स्कर्मिशेस बहुत होते रहते हैं इस टाइम पे। गवर्नमेंट भी वहाँ पे जो आई है इस टाइम पे प्रॉब्लमैटिक चल रही है इंडिया के लिए। उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में आप देखिए एग्जाइल्ड हैं इस टाइम पे। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है एंड हमें देखना होगा कि क्या आगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आती हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, और क्या बांग्लादेश ये ड्यूज क्लियर कर पाता है या हमें किसी तरीके का डिफॉल्ट देखने को मिल सकता है बांग्लादेश द्वारा। फ्रॉम क्रिएटर ऑफ टैरिफ्स अनदर बिग हिट। तो फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ टैरिफ्स कौन है डायरेक्टर हमारे? डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बड़ा हिट इन्होंने दिया है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रपोजल दिया है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे फॉरेन फिल्म्स पे, जो मूवीज फॉरेन में बन रही है उन पर। और यहाँ पे एक सडन ट्विस्ट आ गया है इन द प्लॉट फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो आप ये देखो कि अपने सारे मूवीज को रिलीज करती है यूएस में, एंड यहाँ पे बड़ा अगर 100% का टैरिफ लगता है तो कहीं ना कहीं ये हिट करेगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी को, जो ओवरऑल वायबिलिटी है इस पे काफी फर्क पड़ेगा। तो जो मूव है ये इट इज प्रॉम्प्टेड बाय अ वेरी फास्ट डेथ ऑफ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। इनका ये कहना है कि अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल डेथ की कगार पे है, और इसको वापस से जिंदा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें टिकट प्राइजेस को बढ़ाने होंगे फॉरेन मूवीज के, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को हर्ट कर रही है। तो कोई भी मूव अगर आप ऐसा लेते हो जिससे रेस करते हो आप टिकट प्राइजेस को, तो वो हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऑफसेट करेंगी और रिड्यूस करेंगी फुटफॉल इंडियन फिल्म्स के लिए। तो यूएस में इंडियन फिल्म्स जो लोग देखने जाते हैं, कहीं ना कहीं फुटफॉल हमारा इससे काफी डिक्रीज हो सकता है। हाउएवर व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है इस पर येट ऑन द टैरिफ, और इम्प्लीमेंट अगर हुआ तो टैरिफ इफेक्टिवली डबल कर देगा कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग इंडियन फिल्म्स। तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा कॉस्ट अगर आप इंडियन फिल्म्स को देखोगे यूएस में। मार्केट वाइज कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे टू ओवरसीज कलेक्शन ऑफ इंडियन फिल्म्स, तो हिंदी में 40 to 60% जो हमारा कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, वो कहाँ से आता है? यूएस का। तेलुगु का 70, तमिल 12 एंड मलयालम 25। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो सारी कंट्रीज के बारे में लिस्टेड है, जैसे कनाडा, यूके, आयरलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड श्रीलंका। तो वी रियली हैव टू सी कि क्या ऐसी कोई चीज़ आती है, एंड फिर क्या यहाँ पे इंडिया भी हॉलीवुड मूवीज को टैक्स करेगा एंड इसी तरीके का रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा यूएस पर। वी हैव येट टू सी कि आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।